अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। होम मेडी चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और एपिसोड के साथ। मुर्शिद हॉस्पिटल में सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। एक जगह आ जाएं, आपको हर चीज़, आपको जनरल प्रैक्टिशनर्स, आपको कंसल्टेंट्स, आपको लेबॉरेटरी, डेंटल डिपार्टमेंट, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल, अल्ट्रासाउंड, फिजियोथेरेपी। तो बस आपको आने की देर होती है, यहाँ पर आप आ जाएँ और ये इंशाल्लाह आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेगा। इसका सहरा मैं ऑफकोर्स हमारे CEO डॉक्टर काशिफ महमूद शाह के सर करता हूँ, जो कि हम सब एज डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा अपहोल्ड भी करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एक तरह से इनकरेज भी करते हैं और हमें चांस भी देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत से लोगों की हेल्प कर सकें। तो आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एक अभी भी काफ़ी हद तक मिस्ट्री है लोगों के लिए। लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं, पता नहीं क्या क्या फ़कीरी चूरन और क्या क्या चीज़ें खा रहे होते हैं, उससे वक्ती तौर पर शायद आराम आ जाए, लेकिन असल में इसका ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है। और इससे बेहतर कौन होगा कि हमारे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर अनम मौजूद हैं, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में फुल टाइम कंसल्टेंट हैं। सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यहाँ पे होती हैं। आप इसे अपॉइंटमेंट लेके डिस्कस भी कर सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर अनम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और डॉक्टर अनम माशाल्लाह बहुत बिजी रहती है, क्योंकि पेट के मसले बेनतेहा हैं पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। और मुझे कुछ लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये मसला बढ़ता जा रहा है, जितने ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो हम IBS पे फोकस करते हैं। IBS है क्या डॉक्टर साहब? हमारे लोगों को अभी भी बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग बड़े कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये तो कभी ठीक नहीं होता, हमें तो ज़िंदगी भर रहना है इसके साथ, बहुत सारे मिथ्स भी है इसके साथ। तो डॉक्टर साहब आपसे बेहतर कौन बताएगा, प्लीज़ डॉक्टर साहब जी। आज जो टॉपिक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आंत की ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है गट। मतलब जो डाइटरी हमारी जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गट पर अफेक्ट करती हैं और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गट की मोटिलिटी अल्टर होती है। मतलब या तो मरीज़ को मोशन ज़्यादा होते हैं, या तो कब्ज़ ज़्यादा होते हैं, या फिर बार बार पेट में दर्द होता रहता है। एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को सिम्टम्स, जो मतलब अलामात आना शुरू होती हैं, वो पिछले 6 महीने से आनी चाहिए। तकरीबन हफ्ते में 1 से 2 मरतबा मरीज़ को बार बार पेट में दर्द होता रहता है। और उसके साथ क्या होता है कि या तो मरीज़ को मोशन होते हैं या कब्ज़ होता है, और बहाना करने से पेट का दर्द या बेहतर होता है या कम होता है, और स्टूल की फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है। और इनका जो मेन ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, उसमें डाइट में, खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं। जैसे कुछ मरीज़ों को दूध से एलर्जी होती है, दूध खाने के बाद फ़ौरन उनको मसला हो जाता है। कुछ को सी फूड से होती है, अंडों से, एग से, पीनट्स से। तो ऐसी बहुत सारी एलर्जन सब्सटेंसेस हैं, जो फूड्स हैं, जिनसे मरीज़ कंप्लेन करते हैं। तो वो ये है कि उन चीज़ों पर नज़र रखें जिन जिन चीज़ों से ये आपकी गट की सेंसिटिविटी बढ़ रही है। एक प्रॉपर डायरी अपनी मेंटेन करें ताकि दोबारा इस सिम्टम से बचा जा सके। और अपना लाइफस्टाइल अपना बेहतर करें, अपना खाना पीना जो है वो बाहर का ना लें, घर का जो ग़िज़ाइयत भरा खाना होता है वो इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हैं सेहत के लिए। तो इस तरह इससे बचा जा सकता है। दूसरा, स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है इस कंडीशन के लिए, IBS के लिए। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, और आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने कितनी चीज़ें एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब देखिए, सारा ताल्लुक तो आपके ब्रेन से है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ पेशेंट्स पहले से सोच लेते हैं कि हम ये खाएंगे हमारा पेट खराब हो जाएगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर होता है। तो हमें इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट करना है, इसके अंदर हेल्प आउट करना है लोगों को। इसमें साइकाइट्री भी आ जाती है, इसके अंदर उनका आपका और भी स्पेशलिटी को इन्वॉल्व करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, अक्सर मिथ है या लोगों के दिल में बैठ गया कि ये कभी ठीक नहीं होता, तो आप इनको, आपसे बेहतर कौन बताएगा कि इसके बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं, लेकिन यस डॉक्टर के साथ इनको कांटेक्ट में रहना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। IBS ऐसी बीमारी है जो मतलब बहुत लंबे अरसे से तो पहले से चल रही होती है। दूसरा, ये इलाज देने के बाद भी हमें प्रॉपर फॉलोअप में मरीज़ के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें मरीज़ के अपने जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रीटमेंट। तो मतलब अपने पेशेंट के लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और कोई भी एडिक्शन है, तो उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद हम उनको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। उसके बाद पेशेंट का 4 to 6 वीक्स में फॉलोअप देखते हैं। अगर पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहा है तो उस ट्रीटमेंट में हम थोड़ी डोज एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट की साइकेट्रिक सिम्टम्स, मतलब डिप्रेशन और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पहले से चल रहे हैं और जो कि गट को अफेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा एक गट ब्रेन एक्सेस है जो डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सेशंस लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी साइकेट्रिक
सेशंस करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है कि मरीज़ की एक तो वो भी एवोल्यूशन चल रही होती है, दूसरी हमारी तरफ से कोई भी मैनेजमेंट चल रही होती है। अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS है, मतलब कुछ मरीज़ों को ऐसा होता है कि डायरिया बहुत ज़्यादा डायरिया और पेट में दर्द रहता है, कुछ मरीज़ों को सिर्फ कब्ज़ होता है IBS में, कुछ मरीज़ों को ऐसा होता है कभी कब्ज़ कभी ज़्यादा। जो मोस्ट कॉमन वैरायटी देखी गई है वो है कि मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि हमें कभी कब्ज़ हो रहा है, कभी मोशन हो रहा है और पेट में दर्द अमूमन रहता है, लेकिन उसके साथ कोई सिग्निफिकेंट, मतलब जैसे किसी का वज़न कम हो रहा हो या बहाने के रास्ते खून आ रहा हो, तो ऐसी चीज़ कम देखी गई है। लेकिन स्ट्रेस का एसोसिएशन बहुत ज़्यादा देखा गया है और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत देखे गए हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ रखकर एक तो हम अगर डायरिया है तो उनको एंटी डायरियल देते हैं, एंटी पेट में दर्द की वजह से एंटी स्पास्मोटिक देते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो हाई फाइबर डाइट, डाइटरी मॉडिफिकेशन, इन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। तो रिस्पांस जो है हमें 1 से 2 महीने में मिलना शुरू हो जाता है और बहुत से मतलब तकरीबन 70% पेशेंट रिस्पांस करते हैं। कुछ 30% ऐसे होते हैं जिनमें साइकेट्रिक जो सिम्टम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ भी लेके जाते हैं। हमें SSRI भी देने पड़ते हैं, ट्राइसाइक्लिक्स भी देने पड़ते हैं और इनके न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक सेशंस भी कराते हैं। तो उससे हमने रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब चूँकि हमारा ये चैनल है, हम मासेस के लिए हैं, आम लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, तो अक्सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी जाती हैं जो मैंने पता नहीं बहुत घरों में देखी है, या एक तरह से हाथ बन गया, पेट में दर्द है तो खास चूरन आएगी वो खा लो, गैस हो रहा है तो 7 अप पी लो, उससे ठीक होता है। आप ज़ाहिर आप कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इसका पेट पे क्या असर होता है और क्या मनफी असरात हो सकते हैं इसके अंदर? मतलब मैं तो ये कहूँगी ऐसी कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। ड्रिंक्स तो चाहे वो स्प्राइट हो या कोक, पेप्सी हो, सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारा तो जो भी पहले मरीज आता है एसिड पेप्टिक डिजीज या किसी भी सिम्टम के साथ, तो हम कहते हैं कोक, पेप्सी, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करनी है। स्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अगर लेना नहीं है तो फ्रेश जूसेस ले लें, वो भी घर के बने हुए, अपने खुद जो फ्रूट से बनाकर आप पीते हैं तो वो इस्तेमाल करें, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी कोई ऐसी जो मतलब चूरन या ये चीज़ें कोई आपके मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं देंगी। यह है कि अगर अपना लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं, अपनी एडिक्शन से, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, किसी को कोई छालिया की गुटखे की एडिक्शन है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, उनसे बचें, ठीक है। और अपना खाने पीने के बीच में गैप सही रखें, रात को सोते हुए और खाने के दरमियान 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें, अपनी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इन सब चीज़ों से ये होगा कि आपकी गट बिल्कुल खुद ही मतलब इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपको विदाउट एनी ट्रीटमेंट मतलब खुद आप फ़र्क देखेंगे। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। स्पेशली आपकी मैं बात को रिपीट करूँगा कि ये गुटखा, पान, छालिया, सिगरेट, ये सब चीज़ें आपके स्टमक को और ख़राब करती हैं, राइट डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब, जो 7 अप पीने से या चूरन खाने से लोग कहते हैं ठीक हो गया, तो क्या साइकोलॉजिकल होता है? हाँ, वो है ना, वो दिमाग मतलब वो एक आपने दिमाग में एक फतूर आ गया आपके, और आपने उसको वो कर दिया, और वो बाय द टाइम आपको इतना बढ़ जाता है वो, क्योंकि डॉक्टर साहब आप ज़ाहिर आपसे बेहतर कौन सा जानेगा कि जैसे पेट में कोई दर्द हो उसको लाइटली ना लें, वो कुछ भी हो सकता है, वो एसिडिटी हो सकती है, H. पायलोरी हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज हो सकती है, अगर सर्जरी की तरफ जाए तो अपेंडिक्स का हो सकता है, किडनी का हो सकता है। तो आप डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करती हैं कि लोगों को पेट के दर्द हो तो फ़ौरन क्या इमरजेंसी में दिखाएं, फ़ौरन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, या कुछ एहतियाती तदाबीर लें, अगर उससे ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना फिर आपसे तो ज़रूर मशवरा करना चाहिए, राइट डॉक्टर साहब? IBS ऐसा है कि मतलब ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, ठीक है तो ये बहुत क्रॉनिक, और कोई भी क्रॉनिक सिम्टम्स जो होते हैं उनको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लंबे अरसे से चल रहे होते हैं। तो हो सकता है इनके पीछे कोई बड़ी बीमारी चल रही हो, क्योंकि बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे डायरिया, तो गंदम की एलर्जी में भी जो मोशन होते हैं वो भी सीलियक हो सकता है। इसके अलावा IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ऐसी कंडीशन है उसमें भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं जो कि लंबे अरसे से चल रहे होते हैं। तो ये सब मतलब एक्सक्लूड करके उसके बाद ही हम IBS की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। तो आप पहले सारे उनके ब्लड टेस्ट करवाएं, स्टूल के टेस्ट करवाएं, देखें कोई पुराना इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, और कोलोनोस्कोपी जो कि पाखाने के रास्ते कैमरे वाला टेस्ट है, वो करके देखें कि कोई अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। गैस्ट्रो में जो भी बीमारियां हैं उन सब के सिम्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप पहले रूल आउट करें, उसके बाद डायग्नोसिस की तरफ, IBS की तरफ आएँ, फिर वो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका चल रहा होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि स्मोकिंग कम करें, बाहर का खाना कम करें, तो शायद उतना ही वो ज़्यादा खा रहे हैं। तो खैर हमारा एज डॉक्टर ये फ़र्ज़ है कि हम बताएं लोगों को, और ऑफकोर्स आप बता रही हैं तो इसकी बात ही अलग है, क्योंकि यू आर द कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और मैं तो
जैसे ही मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है हर दूसरे आदमी को तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है, ये पेट का दर्द का प्रॉब्लम है, और वो पता नहीं क्यों गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या तो जाने से हिचकिचाते हैं या वो डर रहे हैं कि कुछ बड़ी चीज़ ना निकल जाए। तो आप ये बताइएगा कि जितना जल्दी वो आपको दिखाएंगे उतनी जल्दी इलाज भी हो जाएगा और वो बहुत बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। राइट डॉक्टर साहब? जी। तेज़ाबियत तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जी बहुत तो कॉमन है। उसकी मतलब ये है कि अगर किसी मरीज़ को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो सबसे पहले तो जो मेन जो हम ओपीडी में आने के बाद जो रीज़न निकलता है वो ये है कि उनका खाने पीने में बेएहतियाती है। बिल्कुल। बाहर का खाना ज़्यादा है, स्पाइसी फूड ज़्यादा है, जंक फूड ज़्यादा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत है। तो ये सारी चीज़ें जब एड्रेस करते हैं हम तो हमें पता चलती है कि मरीज़ की इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो वो हम उनको बचाते हुए हम उनको कुछ एंटासिड्स और कुछ और H. pylori is one of the most commonest reason for acid peptic, तो वो हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत ही आसान तरीका भी अवेलेबल है, पाखाने के जरिए H. pylori को देख सकते हो। ब्लड के टेस्ट ऑथेंटिक नहीं है। H. pylori का जो बेस्ट टेस्ट है वो पाखाने का टेस्ट है, स्टूल फॉर H. pylori एंटीजन। वो करवा के देखें, अगर वो आता है तो उसको ट्रीट करें, क्योंकि 30% लोगों में H. pylori सिम्टोमेटिक होता है। बाकी पेशेंट्स में वो एसिम्टोमेटिक रन कर रहा होता है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर भी सकते हैं क्योंकि आगे जाके H. pylori आपके गैस्ट्रिक कैंसर्स भी करवा सकते हैं। एक वन ऑफ द कॉज है ये। तो H. pylori को टेस्ट करें, उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सही कहीं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब IBS देखा गया है कि सलाद खाने से भी हो सकता है, कुछ लोगों को किसी भी चीज़ से ट्रिगरिंग फैक्टर है। अच्छा, रमज़ान में IBS लोगों का अक्सर बढ़ जाता है, क्या वजह ये कि हमारे माशरे में स्पेशली पाकिस्तान में ये कि भाई पकौड़े अगर नहीं है इफ्तारी में तो वो इफ्तारी है ही नहीं। राइट डॉक्टर साहब? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ें आपकी रमज़ान में ख़ास तौर पे या कोई ऐसा सीज़न होता है जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है उसमें चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, तो ये पेशेंट को खुद केयर करनी चाहिए। तो आप एक ख़ास से घर में वो ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिससे IBS से वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें अपने आप को? घर में ये है कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और जूसेस का मतलब फ्रेश जूसेस घर में इस्तेमाल करें। सब्जियों का सलाद में कुछ चीज़ें जो ट्रिगर कर रही हैं उनको छोड़ के बाकी इस्तेमाल करें, ठीक है। और स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत फ्राइड आइटम्स ना हो। अगर कोई फिश या किसी चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बेक करके खाएं, बेक कर लें, ग्रिल कर दें, है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, लेमन कैसा है IBS के लिए? लेमन नेचुरल है ना? में तो हर चीज़ डेंजरस है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए कोई ज़्यादा मज़र नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं। दूसरा, वो जो चीज़ों को मॉनिटर करें, जो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं तो उनको अवॉइड करें, और वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका वेट से भी ताल्लुक है, वजन से भी ताल्लुक है इसका? वजन बढ़ने से, वजन बढ़ना एक जड़ बहुत सारी बीमारियों की, और IBS को भी ट्रिगर करता है। तो आगे जाके तो फैटी लिवर, जिगर पर असरात, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट भी ऑल्टर हो सकते हैं। तो वेट लॉस के लिए ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज और डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ये बहुत ज़रूरी हैं। IBS के लिए भी एक बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब को उनकी OPD से लेकर आए क्योंकि अब बिजी हैं डॉक्टर साहब ने कहा हमारा 5-10 मिनट का हमारा सेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक और दफ़ा डॉक्टर साहब आपके आने का। और आप देख लीजिए डॉक्टर अनम सिद्दीकी होती हैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो कि तमाम पेट की सारी बीमारियों से डील कर रही होती हैं और जनरल भी देख रही होती हैं। तो आप यहाँ पे इनको विजिट कर सकते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर पे। ये मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से 4 होती हैं। फुल टाइम कंसल्टेंट, यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं। एक जगह पे आप आ जाएंगे, आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। देर मत कीजिए, जितना जल्दी आप स्टमक के प्रॉब्लम को दिखाएंगे उतनी जल्दी और आसानी से और कम पैसों में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज शो एंड टुडेज एपिसोड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने भी बहुत सीखा डॉक्टर साहब से, क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऐसा टॉपिक है जो कि सबके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।